ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय। नमस्कार रेल साथियों, यहाँ जो प्रश्न नंबर 1 है, वो है आरटीआई एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर ऑफ। आरटीआई अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? प्रश्न पत्रों में ये देखा गया है कि जो आरटीआई एक्ट है उसके बारे में प्रश्न जरूर होते हैं और 3-4 प्रश्न भी होते हैं। तो ये जो आरटीआई है इसकी फुल फॉर्म है राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन, और ये 12 अक्टूबर 2005 को पूरे देश में लागू हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के। बाद में 2019 से ये जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिया गया। तो यहाँ जो हम आंसर लेंगे कि आरटीआई अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था, तो वो 2005 में पारित किया गया था। अब आरटीआई में जो आप एप्लीकेशन देते हैं वो एप्लीकेशन आप ईमेल से भी भेज सकते हैं और आप डाक से भी भेज सकते हैं और आप बाई हैंड पर्सनली रूप से भी दे सकते हैं। बाई हैंड का मतलब व्यक्ति टू व्यक्ति पर्सनली रूप से भी आप दे सकते हैं। और जो दूसरी चीज है, इसमें 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लगता है। तो इसमें जो 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लगा सकते हैं, आप वो कैश भी दे सकते हैं, बैंक चेक भी दे सकते हैं, ये आरटीआई अधिनियम 2012 के अनुसार है। आरटीआई एक्ट 2012 के अनुसार है कि जो ये राशि है आप कैश भी दे सकते हैं, बैंक चेक से भी दे सकते हैं और डिमांड ड्राफ्ट से भी दे सकते हैं। आरटीआई में जो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जो ध्यान रखने वाली बात है वो यह है साथियों कि जो आरटीआई एक्ट है वो संसद में ये 15 जून 2005 को पास हो गया था और उसके बाद ये पूरे देश में 2005 में पूरे देश में लागू हो गया था। इसकी जो अवधि है जवाब देने की, जो आप एप्लीकेशन लगाते हैं पोस्टल ऑर्डर से भेज सकते हैं, वो 30 दिन की होती है। 30 दिन में आपको इसको जवाब मिल जाता है। यदि किसी विशेष परिस्थितियों में या विशेष इमरजेंसी में ये 2 दिन में भी आपको जवाब मिल सकता है। इमरजेंसी में या विशेष परिस्थितियों में जहां जीवन से जुड़े मुद्दे हो, इसको आप 48 घंटे भी बोल सकते हैं या 2 दिन भी आप इसको बोल सकते हैं। 2 दिन के अंदर भी इमरजेंसी में या विशेष परिस्थितियों में आपको इसमें जवाब मिल सकता है।
यहाँ सबसे बड़ा जो सवाल है वो सवाल है साथियों कि आरटीआई एक्ट क्यों लाया गया था। आरटीआई एक्ट क्यों लाया गया था। आरटीआई एक्ट क्यों लाया गया था। तो आरटी एक्ट लाया गया था पारदर्शिता के लिए। आरटी एक्ट जो मूल इसका कारण था वो था पारदर्शिता। प्रशासन के कार्यों में जो जनता के कामकाज हैं उनमें पारदर्शिता आई। भारत एक भ्रष्टाचार मुक्त देश बने और जनता के जो कार्य हैं, सरकारी कार्य हैं, वो तय सीमा में हो और जनता के कामों में, जनता के कार्यों में पारदर्शिता आए। इस वजह से आरटीआई एक्ट लाया गया था। इस वजह से आरटीआई एक्ट लाया गया था। तो यहाँ आरटीआई से संबंधित आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जो याद रखनी है। तो जो मूल मकसद है वो आरटीआई का पारदर्शिता है। इसके साथ जो भारत देश है वो भ्रष्टाचार मुक्त बने, जनता के काम तय सीमा में हो और जनता के जो कार्य हैं उनमें पारदर्शिता आए। तो ये था आरटीआई एक्ट का मतलब। तो चलिए साथियों नंबर 2 प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 यहाँ पर है, निर्वाण पोर्टल हैज बीन डेवलप्ड इन एसोसिएशन विथ। निर्वाण पोर्टल के सहयोग से, किसके सहयोग से विकसित किया गया है। तो जो निर्वाण पोर्टल है वो निर्वाण पोर्टल क्रिस के द्वारा विकसित किया गया है। क्रिस का मतलब यहाँ सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। सेंटर बीच में 4 आता है, रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम से है और क्रिस के द्वारा निर्वाण पोर्टल का विकास किया गया है या इसके सहयोग से पोर्टल बनाया गया है। यहाँ आईआरसीटीसी जो होता है उसकी फुल फॉर्म जो होती है वो कई बार पूछी जाती है। तो यहाँ जो आईआरसीटीसी से मतलब है वो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन होता है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन होता है। उसी हिसाब से राइट्स की अपने यहां देखें तो रेल इंडिया टेक्निकल एंड का ध्यान रखें, एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड होता है। एंड इकोनॉमिक सर्विस होता है। और क्रिस का मैंने आपको बता दिया, कई बार क्रिस की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो क्रिस का मतलब होता है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो यहाँ आंसर अपन सी लेंगे, क्रिस के सहयोग से ये विकसित किया गया है। नेक्स्ट है सीपी ग्राम्स। सीपी ग्राम्स हैज बीन डेवलप्ड फॉर। तो सीपी ग्राम है जो किसके लिए विकसित किया गया है। केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। केवल राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए, ओनली स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। केवल रेलवे कर्मचारियों के लिए, ओनली रेलवे एम्प्लॉय। सभी भारतीय नागरिक, तो ऑल इंडियन सिटीजन इसका राइट आंसर होगा। सभी भारतीय नागरिकों के लिए सीपी ग्राम विकसित किया गया है। जो सीपी ग्राम्स की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है। तो आपको इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है क्योंकि फुल फॉर्म से संबंधित भी इसका प्रश्न पेपर में आता है, पूछा जाता है। यहाँ पे आरटीआई की फुल फॉर्म पूछी गई है। आरटीआई एक्ट है जो 2005 है, आरटीआई एक्ट 2005 है, उसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। तो मैंने इसकी फुल फॉर्म जो पहला प्रश्न था उसमें बता दिया है, राइट टू इंफॉर्मेशन होता है। इसलिए आरटीआई की फुल फॉर्म राइट टू इंफॉर्मेशन, हम यहाँ ऑप्शन ए ले लेंगे। प्रश्न नंबर 5 है,
टाइम लिमिट फॉर डिस्पोजल ऑफ फर्स्ट आरटीआई अपील बाय द फर्स्ट अपीलिएट अथॉरिटी इज, तो यहाँ 30 डेज का होता है। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पहली आरटीआई अपील के निपटान की समय 30 दिन, तो यहाँ अपन जो आंसर चूज करेंगे वो 30 से 45 दिन करेंगे। ऑप्शन बी यहाँ एक्यूरेट है। प्रश्न नंबर 6 है, तो ये भी आरटीआई से संबंधित है। एन आरटीआई एप्लीकेशन कैन बी सेंट बाय, आरटीआई आवेदन किसके द्वारा भेजा जा सकता है? तो आप इसको डाक से भी भेज सकते हैं, ईमेल से भी भेज सकते हैं, और बाई हैंड या पर्सनली रूप से भी इसको भेज सकते हैं। तो यहाँ उपरोक्त में से कोई भी साधन, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई भी। आप तीनों तरीकों से इसको भेजा जा सकता है। इसमें जो आरटीआई जो एक्ट था ये 2005, इसमें बाद में आरटीआई एक्ट 2005 था। उसके बाद 2012 में आरटीआई एक्ट 2012 में ये कर दिया गया कि इसका जो राशि है वो आप कैश भी दे सकते हैं और बैंक चेक से भी दे सकते हैं और डिमांड ड्राफ्ट से भी दे सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट से भी आप इसकी राशि दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो डी आंसर बनेगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 है, सीपी ग्राम्स फुल फॉर्म इज, सीपी ग्राम्स की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या है? तो मैंने पूर्व प्रश्न में आपको बताया है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सी से हो जाएगी सेंट्रलाइज्ड, पी से हो जाएगी पब्लिक, और जी से हो जाएगी ग्रीवेंस, और आर से हो जाएगी रिड्रेस, और ए से हो जाएगी एंड, और एम से हो जाएगी मॉनिटरिंग, और एस से हो जाएगी सिस्टम। तो आपका यहाँ सी आंसर एक्यूरेट हो जाएगा। ये जो प्रश्न 8 है ये कंप्यूटर से संबंधित है रेल साथियों, और बहुत अच्छा प्रश्न है। व्हाट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में सूचना की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो मैं आपको यहां बता दूं कि ए बिट इज ए बाइनरी डिजिट, ये इतना तो आप जानते होंगे, ये एक बाइनरी डिजिट है। और द स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट ऑफ डाटा ऑन ए कंप्यूटर, यानी कहने का मतलब है कि ए बिट इज ए बाइनरी डिजिट, द स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट ऑफ डाटा ऑन ए कंप्यूटर। इसलिए अपन यहां जो राइट आंसर लेंगे, योर राइट आंसर इज ऑप्शन ए बिट। जो सबसे छोटी इकाई होती है कंप्यूटर की वो ए बिट होती है। और यहां जो ए बाइट है उसकी बात करें हम, तो यह एक कंप्यूटर की मेमोरी की एक यूनिट होती है। 8 बिट्स का जो समूह होता है उसमें उसको 1 बाइट्स कहा जाता है। ये जो बाइट है ये कंप्यूटर की मेमोरी की एक यूनिट होती है, यह कंप्यूटर की मेमोरी की एक यूनिट होती है। और इसमें जो 8 बिट्स का जो समूह होता है, 8 बिट्स का जो समूह होता है उसको 1 बाइट्स बोला जाता है, 1 बाइट्स बोला जाता है। इसी प्रकार हम यदि मेगाबाइट्स की बात करें तो 1 मेगाबाइट में 1 मेगाबाइट्स में 10 लाख बाइट्स होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि आप जो ये टॉपिक है कंप्यूटर, इसको भी जोड़ लीजिए। रेलवे की डिपार्टमेंटल परीक्षाओं में कंप्यूटर के प्रश्न जरूर आते हैं। तो आप कंप्यूटर से संबंधित टॉपिक को भी अच्छा कीजिए, क्योंकि कंप्यूटर से संबंधित कई रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम में 5 से 7 प्रश्न देखे गए हैं। यहाँ भी 3-4 प्रश्न इस परीक्षा में कंप्यूटर से लिए गए हैं। तो कंप्यूटर के चैप्टर को आप जरूर क्लियर कीजिए और कंप्यूटर के बारे में जानकारी रखना जरूरी है।
वैसे भी आज के ज़माने में यदि किसी को कंप्यूटर नहीं आता है, किसी को कंप्यूटर नहीं आता है और यदि उसको अंग्रेजी नहीं आती है, कंप्यूटर नहीं आता है और इंग्लिश नहीं आती है, गौर से कीजिएगा साथियों, यदि किसी व्यक्ति को, चाहे वो कितना ही पढ़ा लिखा हो, बीए हो, एमए हो, बीएससी हो, एमटेक हो, यदि उसको कंप्यूटर नहीं आता है और उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो एक तरह से वो अनपढ़ ही मान ले अपने आप को, क्योंकि ये आज का जो युग है वो कंप्यूटर का युग है, इंग्लिश का युग है। तो आपको कंप्यूटर और इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं मेरे कहने का जो मतलब है वो आपको कंप्यूटर आना चाहिए, और यदि नहीं आता है तो आपको सीख लेना चाहिए कंप्यूटर। और कंप्यूटर के बारे में एक जो बेसिक नॉलेज होती है वो बहुत जरूरी है। उसी प्रकार आपको इंग्लिश भी आना जरूरी है। और रेलवे में कोई ऐसी हार्ड इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती है, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस से अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। कई रेल साथी कहते हैं सर हमको इंग्लिश नहीं आती, हिंदी में पढ़ाइए, या कई रेल साथी कहते हैं सर हिंदी में पीडीएफ दीजिए। तो आपको काम चलाओ इंग्लिश तो खैर सबको आती होगी, लेकिन इंग्लिश भी आप अपने आप को इम्प्रूव कर लेनी चाहिए, इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इन प्रश्न पत्रों में क्या होता है कि जब हिंदी में पेज फंसता है प्रश्न पत्र में, तो उसका इंग्लिश वर्जन ही सही माना जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश के लेटर पढ़ना, इंग्लिश के लेटर जवाब बनाना वापस उनके। तो यह है एक वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए भी और एक जेई के लिए भी तो जरूरी हो जाता है आपका कंप्यूटर और इंग्लिश अच्छा होना। इसलिए आपको मैं स्पेशली रूप से ये गाइड कर रहा हूँ, गाइडेंस देता हूँ, सलाह देता हूँ, एडवाइस देता हूँ कि आप कंप्यूटर नहीं आता है तो कंप्यूटर सीखें, और इंग्लिश वीक है तो अपनी इंग्लिश इंप्रूव करें। तो ए बिट यहाँ क्या है, तो ए बिट इज ए बाइनरी डिजिट, binary digit a bit is a binary digit, the smallest increment of data on a computer. So your right answer is option a bit. What is the smallest unit of the information in computer? Your answer is option a bit. A bit is a binary digit, the smallest increment of data on a computer. तो आपका जो right answer होगा a bit होगा। प्रश्न नंबर 9 है, every computer connected to the internet is identified by a unique 4-part string known as। इंटरनेट से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर एक अद्वितीय 4 भाग स्ट्रिंग द्वारा पहचाना जाता है, जिसे कहा जाता है, उसे आईपी एड्रेस कहा जाता है साथियों। और आईपी एड्रेस इज ए यूनिक एड्रेस होता है दैट आइडेंटिफिकेशन ये डिवाइस ऑन द इंटरनेट और ये लोकल नेटवर्क। तो योर राइट आंसर इज ऑप्शन ए, आईपी एड्रेस। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 है, यहाँ प्रश्न नंबर 10 बहुत अच्छा है। प्रश्न नंबर 10 की यहाँ बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान हेड्स इन कैपिटल एक्सपेंडिचर इज मिसमैच्ड। पूंजीगत व्यय में निम्नलिखित में से कौन सा योजना शीर्ष बेमेल है। देखिए यहाँ प्लान हेड की बात हो रही है, यहाँ प्लान हेड की बात हो रही है। तो यहाँ प्लान हेड में आपको जो मुख्य है वो मैं बता देता हूं। प्लान हेड जो यहाँ मुख्य हैं वो प्लान हेड है, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपका 65। जो प्लान हेड है वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है 65, जो ये ट्रेनिंग से संबंधित है आपका। ये किससे संबंधित है? ट्रेनिंग से संबंधित है। उसके बाद जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है प्लान हेड 51, और ये किससे संबंधित है? ये प्लान हेड है जो संबंधित है स्टाफ क्वार्टर से है, स्टाफ क्वार्टर से है, स्टाफ क्वार्टर से है। उसके बाद है जो प्लान हेड है वो 11 है, वो किससे है? वो आपकी न्यू लाइन से है, न्यू लाइन से है।
जो कि आपके ऑप्शन ए में यहां दे रखा है। उसके बाद जो प्लान हेड है वो है 31। जो 31 है वो किससे है? वो आपके ट्रेक रेनवाल से है। जो 31 प्लान हेड है वो ट्रेक रेनवाल से है। 11 है जो न्यू लाइन से है। और जो 41 है वो मशीनरी एंड प्लांट से है। मशीनरी एंड प्लांट से है। मशीनरी एंड प्लांट से है। तो यहाँ पे जो प्लान हेड पूछा गया है वो 41 जो है वो मशीनरी एंड प्लांट से। यहाँ जो पूछा गया है विच ऑफ द फ्लोइंग प्लान हेड्स इन कैपिटल एक्सपेंडिचर इन इज मिसमैच्ड, पूंजीगत एवं में से कौन सा योजना शीर्ष बेमेल है? तो ये 41 मशीनरी एंड प्लांट से है, ये बिल्कुल सही है। 11 भी न्यू लाइन से है, 31 भी ट्रेक नैनवाल से है। ये जो कंप्यूटराइजेशन है ये 33 से नहीं है, क्योंकि जो आपका 33 से होता है वो जो 33 से होता है वो होता है आपके SNT वर्क से होता है। वो जो 33 होता है, 33 जो प्लान हेड है वो SNT 33 है जो SNT वर्क से है। SNT वर्क से है। अब यहां आप पूछेंगे SNT क्या होता है? तो S होता है सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। जो 33 प्लान हेड है वो सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वर्क से होता है, यानी SNT वर्क से होता है। तो फिर कंप्यूटराइजेशन का जो प्लान हेड है वो कितना है? तो कंप्यूटराइजेशन का जो प्लान हेड है वो है 17। वो है आपके 17। तो ये जो कंप्यूटराइजेशन का प्लान हेड है वो 17 है, और ये जो 33 है वो आपके SNT वर्क से है। तो ये जो बेमेल है वो सी ऑप्शन है, यानी कि जो बेमेल है वो सी ऑप्शन है। इसके अलावा एक 37 प्लान हेड और होता है जो ट्रैक्शन से संबंधित है, वो आपके ट्रैक्शन से संबंधित होता है। ट्रैक्शन से संबंधित होता है। तो यहाँ आंसर अपन क्या लेंगे? यहाँ सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब जैसे प्लान हेड 37 है वो ट्रैक्शन से संबंधित है, ये भी पूछा जाता है, ट्रैक्शन से संबंधित है। उसी प्रकार आपका 21 प्लान हेड है जो रोलिंग स्टॉक से है, जो आपका रोलिंग स्टॉक से है, जो आपका रोलिंग स्टॉक से है। तो ये भी पूछा जाता है। तो ये मैंने आपको मुख्य मुख्य थे प्लान हेड जो आपको यहाँ बताया। तो यहाँ आप ये प्लान हेड विशेष रूप से याद रखें। हो सके तो आप मुख्य मुख्य सारे याद कर लें, फिर भी मैंने जो एग्जाम में आने वाले थे वो आपको यहाँ बताया है। तो ये थे 10 प्रश्न साथियों। और चलिए कंप्यूटर से संबंधित एक प्रश्न और है, वो भी हम ले लेते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न है वो कंप्यूटर से संबंधित है। व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ पीडीएफ? अब यहाँ पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पी का मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये पीडीएफ जो पीडीएफ अपन बोलते रहते हैं तो उसकी फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है। फाइल इन एमबी, एमबी का मतलब यहाँ मेगाबाइट से है। एमबी का मतलब यहाँ मेगाबाइट से है। मेगाबाइट दैट कैन बी अपलोडेड इन ई ऑफिस। पीडीएफ फाइल का एमबी में अधिकतम आकार क्या है जिसे ई ऑफिस में अपलोड किया जा सकता है? तो यहाँ मेगाबाइट में पूछा गया है। तो एक मेगाबाइट में एक मेगाबाइट में 10 लाख बाइट्स होते हैं। ये आपको मैंने पूर्व प्रश्न में जो कंप्यूटर से संबंधित था उसमें भी बताया है, 1 बाइट्स होते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ है 1 मेगाबाइट्स में 10 लाख होते हैं। तो यहाँ मेगाबाइट दैट कैन बी अपलोड इन ई ऑफिस, यानी कि अधिकतम आकार क्या होता है एमबी में, मेगाबाइट्स में। तो ये जो 20 एमबी है ये इसका सबसे बड़ा आकार होता है 20 एमबी।
तो यहाँ सी आंसर आपका राइट है। अब ये प्रश्न नंबर 12 है। नो वुमेन शैल बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री एक्सेप्ट बिटवीन इन द आवर्स। किसी भी महिला को किसी भी कारखाने में सिवाय घंटों के बीच काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। देखिए जो आपका फैक्ट्री एक्ट है, जो आपका फैक्ट्री एक्ट 1948 है, जो आपका फैक्ट्री एक्ट 1948 है, उससे संबंधित बहुत से प्रश्न पेपर में आते हैं। और ये जो फैक्ट्री एक्ट है, ये इसका जो पहला ही प्रश्न बनता है वो बनता है फैक्ट्री एक्ट का कब बना। तो ये 1948 में बना और ये लागू कब से हुआ, ये भी पूछा जाता है। तो ये 1 अप्रैल 1949 से लागू हुआ, ये भी पूछा जाता है। फिर इसमें क्या होता है, इस प्रश्न में यहाँ जो महिलाओं को जो सुविधा दी गई है, वो कई प्रकार की सुविधाएं दी गई है फैक्ट्री एक्ट में। महिलाओं के लिए यह भी तय किया गया कि महिला केवल दिन दिन में काम करेगी। महिलाओं को किसी भी वर्कशॉप में या किसी भी कारखाने में किसी भी शॉप में रात्रि के समय ड्यूटी नहीं करवाया जा सकता है महिलाओं को। तो उनका दिन का टाइम तय किया गया। तो उनका जो दिन का टाइम तय किया गया था वो सुबह 6 बजे से लेकर के 6 AM टू शाम के 7 बजे तक, शाम के 7 बजे तक। यानी कहने का मतलब ये है कि जो एक महिला कर्मचारी है वो दिन दिन में ड्यूटी करेगी, रात को ड्यूटी नहीं करेगी। तो रात को ड्यूटी नहीं करेगी तो वो दिन दिन में काम करेगी, सुबह AM से लेकर के शाम को 7 PM तक, यानी दिन दिन में उसको काम में लिया जाता है। महिलाओं को रात्रि ड्यूटी में काम में नहीं लिया जा सकता है, ये फैक्ट्री एक्ट के अनुसार है। दूसरी सुविधा यह है कि प्रत्येक कारखाने में या शॉप में यदि 30 से अधिक महिलाएं काम करती हैं तो उनके बच्चों के लिए पालनाघर की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें पालनाघर में बच्चा झूला झूल सके, दूध पी सके और महिला उस बच्चे को पालनाघर में छोड़ के फैक्ट्री में कार्य कर सके। ये महिलाओं के लिए सुविधा थी फैक्ट्री एक्ट 1948 के अनुसार। और यहाँ जो अपना नाइट अलाउंस बनता है ड्यूटी का, जो रेलवे कर्मचारी हैं या कारखाने के कर्मचारी हैं, उनका जो नाइट अलाउंस बनता है, जो रात्रिकालीन ड्यूटी मानी जाती है, उसका टाइम भी कई बार पूछा गया है। तो उसका जो टाइम है वो रात के 10 PM से, उसके जो रात का 10 PM से सुबह 6 AM तक उसका समय है 8 घंटे का। ये रात्रिकालीन टाइम माना गया है नाइट अलाउंस के लिए। तो ये भी आप यहाँ ध्यान रखें। फैक्ट्री एक्ट में और भी सुविधाएं हैं जिसको मैंने पूर्व प्रश्नों में इसको आपको बहुत अच्छी तरह से बताया है, तो आप इसके बारे में ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा प्रश्न है वो देख सकते हैं। पर्सन हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 इज कॉल्ड एज। कारखाना अधिनियम 1948, फैक्ट्री 1948 के तहत कारखानों के मामलों पर अंतिम नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, तो उसको ऑक्युपायर कहा जाता है। बहुत ही सुपरहिट प्रश्न है और याद रखने लायक है, हो सके तो आप इसी डायरी में नोट कर ले। और कई रेलवे डिपार्टमेंटल परीक्षाओं में ये, चाहे टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो, कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। तो सुपरहिट की श्रेणी में आज प्रश्न को ले सकते हैं। तो यहाँ राइट आंसर ऑक्युपायर हो जाएगा दिशास्त्र। प्रश्न नंबर जो 14 है, हाउ मेनी लेवल्स आर देयर इन 7 CPC, 7वें वेतन आयोग में कितने स्तर हैं? तो स्तरीय L1 से लेकर के L18 तक है। लेवल 1 से लेकर L18 तक है। लेवल 1 की जो बेसिक होती है वो होती है आपके 18,000 रुपए, जो जिसमें रेलवे के ग्रुप डी कर्मचारी आते हैं। और L18 की जो बेसिक है वो होती है 2,50,000, जो ये सबसे टॉप बेसिक है, हाईएस्ट। इसमें कैबिनेट लेवल के, सचिव लेवल के अधिकारी आते हैं। तो यहाँ आंसर क्या होगा, यहाँ ऑप्शन ए होगा, 18 स्तर है। 7वें पे कमीशन में 18 स्तर है, यानी लेवल्स हैं जो टोटल 18, L1 से लेकर के L18 तक, तो 18 स्तर हैं। और जो 7 पे कमीशन लागू हुआ था वो 1/1/2016 से लागू हुआ था, इतना तो आप जानते हैं। ये जो लेवल 1 है ये रेलवे में ग्रुप डी की बेसिक है। और ये लास्ट प्रश्न देख लेते हैं 7वें इस पेपर का। परिचालन यातायात के लिए मांग संख्या क्या है? देखिए यहाँ मांग संख्या पूछी है
डिमांड नंबर 4 ऑपरेटिंग एक्सपेंस ट्रैफिक इज, तो इसके लिए मांग संख्या आएगी वो 9 आएगी, जो कि आपके ऑप्शन डी में है। तो ये थे साथियों 15 प्रश्न जो कि आपके लिए यूजफुल फॉर एपीओ, WI, OS, सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क, ऑपरेट एओम, असिस्टेंट ऑपरेटिंग मैनेजर, इन सभी के लिए उपयुक्त थे। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लाएंगे हम पार्ट टू नेक्स्ट लाएंगे। तब तक आप दीजिए आज्ञा। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। और उसमें हम 16 क्वेश्चन नंबर 16 से आगे बढ़ेंगे। तब तक दीजिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए वीडियो, रेगुलर करते रहिए तैयारी। तो पार्ट 1 आपका द एंड हो गया है, द एंड। पार्ट 2 आपका शीघ्र आने वाला है, तब तक आप इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।